कल मैंने आपको यूपी पीसीएस के लिए 2024 के लिए जो बचे हुए 35 दिन हैं उसमें कैसे क्या चीज़ें करके आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ था आपको। उसमें मैंने सीसेट के पार्ट के बारे में आपको नहीं बताया था। सीसेट का जो दूसरा पेपर होता है उसको कैसे देखना है, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसको आपको थोड़ा सा 4-5 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, उसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर है। अब उसमें अगर देखा जाए तो 66-67 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो वो नंबर भी नहीं आएंगे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना होता है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम 75 नंबर ले आओ। जब आप 75 नंबर का टारगेट करोगे ना तो आपके 70 के आसपास नंबर आराम से आ जाएंगे, भले ही आप कितना भी बेकार परफॉर्म करते हो। बट अगर आपने कहीं अगर 70 नंबर का टारगेट किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप 1-2 नंबर से सीसेट का पेपर क्लियर करने से रह जाओ, और उसकी जो वैल्यू है वो आप जानते हो। करना क्या है, मेन चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहले तो पीवाईक्यू आपको तैयार करने हैं। अगर आपने 2015-16 से लेकर के 2023 तक की यूपी पीसीएस के सीसेट के पीवाईक्यू को केवल तैयार कर लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में पूछता क्या है। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे सब्जेक्ट्स में से, वो है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल का। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई ऐसा कोई किताब या ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जैसे आपको आपको पता हो कि ये मुझे इससे पढ़ना है। हिस्ट्री जैसे आपकी जो इंग्लिश का सेक्शन है, आपका हिंदी का सेक्शन है, आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, जो क्वांट वाला होता है, वो सब बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं। जैसे हिंदी के लिए आपके पास किताबें हैं, आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, बहुत बेसिक आती है। रीजनिंग में भी आप कोई भी अगर रीजनिंग की एक किताब उठाओगे या देखोगे तो जो टॉपिक्स हैं उसके 50-50, 100-100, 150-150 क्वेश्चन जो है वो दिए रहते हैं। तो जैसे अगर आपको ब्लड रिलेशन तैयार करना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग देखना है, या डायरेक्शन डिस्टेंस देखना है, या कोडिंग डिकोडिंग देखना है, तो अगर आपने उसके 50-100 क्वेश्चन लगा लिए तो आपका वो जो टॉपिक है वो तैयार हो जाता है। उसी से आसपास के जो पैटर्न के वो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में भी यही होता है कि अगर आपने उत्तर प्रत्यय पढ़ लिया, आपने प्रवची पढ़ लिया, अगर आपने तत्सम तद्भव पढ़ लिया, अगर आपने संधि समास ये सबको पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं उसी से चीज़ें आती हैं और आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं। इसी तरीके से क्वांट में भी प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, या फिर जो आपके एवरेज के क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आती है ये आपने मैथ इतनी बेसिक पढ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप कर ले जाते हो। लेकिन इंटरपर्सनल आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू ही तैयार कर सकते हो, और उसका रिटर्न भी अच्छा है। उससे तैयार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें से ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना स्पेशली जरूरी है। अगर आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर आपका एकदम रैंडम गेस हो जाएगा। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर उस समय सही काम कर गया तो आपके मेजोरिटी के क्वेश्चन निकल जाएंगे, वरना हो सकता है कि आपके काफी क्वेश्चन गलत भी हो जाएं। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू को देख रखा होगा ना, तो आप ये समझ पाओगे, आप उस डायरेक्शन में सोच पाओगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपका जो सोचने का तरीका है ना, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, वो अलाइन होगा उस चीज के जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब इसमें मेन चीज ध्यान रखना कि अभी तो ठीक है 35 दिन है। अब 35 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप जो आखिरी हफ्ता होगा या आखिरी के 10 दिन होंगे उसमें सीजर के सेक्शन पर ध्यान देंगे। हिंदी में जो टॉपिक है आपको पता है जो आते हैं, हर टॉपिक से ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जैसे उपसर्ग प्रत्यय वगैरह है ना, इनसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्यायवाची से 2 आ जाते हैं। बाकी सभी से लगभग लगभग 1 क्वेश्चन आता है। जैसे एक संधि से आएगा, एक समास से आएगा, 2 उपसर्ग प्रत्यय से आ जाएंगे, 2 पर्यायवाची आ जाएंगे, तत्सम तद्भव विशेषण विशेष्य बोली के ऊपर सबसे एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का पैसेज आता है। डेली बेसिस पे ट्राई करो कि आधा घंटा निकाल करके एक एक टॉपिक को तैयार करते जाओ। आधा घंटा दोगे, एक आपका क्वेश्चन अगर सॉलिड हो गया तो इस तरीके से आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप हर सब्जेक्ट में जो कोर एरियाज हैं उनको तैयार करते चले जाओगे। जैसे आपने मान लो आधा आधा घंटे आपने संधि पढ़ा, आधा घंटे आपने समास पढ़ा, ये दोनों टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपको श्योर है कि आपके 2-3 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। उपसर्ग प्रत्यय अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 2 और सही हो गए तो 5 हो गए। इस तरीके से आपने अगर पर्यायवाची अगर ढंग से पढ़ लिए, और पर्यायवाची भी मेन पढ़ने हैं जो 10-12 सालों में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, आर में, यूपी पीसीएस में, या और भी ऐसे पेपर आए हो कि जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनके सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची पढ़ लो। उसके अलावा कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने उतने पढ़ लिए ना, उसी से वो इधर के उधर उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पर्यायवाची पढ़ लिए, 7 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर पैसेज के हो गए, 12 तो यही हो गए। ऐसे करके इनको एक एक टॉपिक को या 2-2 टॉपिक को आधे घंटे 1 घंटे रोज पढ़ते चले जाओ। तो साइड में अगर आपको थोड़ा टॉपिक करते रहोगे ना, तो ये बाद में आपके लिए पाइलअप नहीं होंगे कोई भी टॉपिक्स, और आपका सीसर्ट साथ में तैयार होता रहेगा। बीच में आप थोड़ा सा जैसे हिंदी से बोर हो गए तो एक दिन थोड़ा सा इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उनको थोड़ा सा देख लो, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। एक दिन थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो, एक दिन थोड़ा सा एक्टिव पैसिव देख लो, एक दिन थोड़ा सा इडियम एंड फ्रेज देख लो। इंग्लिश की कोई ना कोई बुक आपके पास होगी, बहुत बेसिक इंटर लेवल की जो आती है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल की आप बुक खोलोगे, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होती है, ये सब मिलेगा आपको। इसको बस आपको कर लेना है। डेली एक टॉपिक को करोगे ना, चाहे वो रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, 35 दिन में आपका पूरा सी सेट तैयार हो जाएगा पीवाईक्यू के थ्रू, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आज आप मान लो आपने उठा लिया ब्लड रिलेशन, 45 मिनट आपने क्वेश्चन लगाए सिर्फ उसके ब्लड रिलेशन के, फिर आपने डायरेक्शनल डिस्टेंस उठा लिया कल, फिर एक दिन छोड़ के आपने जो कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है उसके लगा लिए। कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो नंबर सीरीज होती है ना, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वो वाला जो क्वेश्चन होता है ना, काउंट द ट्रायंगल या काउंट द स्क्वायर, मतलब आपको ऐसे करके गोले गोले दिए होंगे, उसमें आपको सर्कल काउंट करने होंगे कि कितने हैं, वो एक फिगर बना होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें फॉर्मुला भी लगता है। अगर आप ऐसे करने चलोगे तो आपको 2-2.5 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है तब भी गलत कर दो। फॉर्मुला होता है, वो लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। अब ये अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटे ध्यान दोगे ना, तो सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे।
ये कभी-कभी 2 देख लो, कभी-कभी बीच में अगर 1-2 दिन गैप हो जाए, तो 2 घंटे पढ़ लो। तो ये जो रीज़निंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनको शॉर्ट कर सकते हो। अब जो मैथ वाले हैं वो तो आराम से मैथ में भी चीज़ें कर लेंगे, उनका हाथ इतना सेट होता है, उनकी इतनी प्रैक्टिस की बस बात होती है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूले देख लोगे, 2, 4, 10 क्वेश्चन लगा लोगे, जैसे परसेंटेज वगैरह है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जैसे वो जो आपका एवरेज वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी देख लोगे, इसमें ये फॉर्मूला, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो फिर आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। अब जो मैथ वाले नहीं है, उनको फिर इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इन पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। इनमें मतलब आपके ठीक ठाक क्वेश्चन सही हो जाएं। बाकी 1-2 क्वेश्चन टफ आएंगे, उनको छोड़ देना। ऐसा तो है नहीं कि 100 में से कोई 100 के 100 एकदम फिट है कि यही वाला क्वेश्चन करना है। आपको जो 100 क्वेश्चन में से जो सही लगे वो करिए, आपको जो आता हो वो करिए, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन को आप अपने ईगो पर ले जाएं और आप 10-15 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं और उसका आंसर नहीं निकल रहा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। जो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल है, इसको अगर आपने पहले से पढ़ लिया, तो देखो 25 से 27 क्वेश्चन, कभी-कभी 28 क्वेश्चन, मतलब अब क्या है कि सीसेट के पेपर को टफ बनाने के लिए, थोड़ा-सा उसे रैंडम बनाने के लिए, क्योंकि उसका कुछ ऐसा सोर्स नहीं है, अब 25 से 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन कम कर दिए जाएँ और इसके 30 क्वेश्चन तक आ जाएँ। अब अगर आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो 30 में से आप कहीं न कहीं 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपके सही नहीं होंगे कम से कम 15, और जब आपके 15 या 20 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे ना 30 में से, तो कहीं न कहीं आपके लिए फिर वो सीसेट का सेक्शन जो है वो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इंसान पढ़ता नहीं है। इंसान सोचता है कि यार इंग्लिश क्या ही पढ़ के जाना। इंग्लिश में चीज़ें गलत हो जाती हैं। अगर आपने बिल्कुल देख के नहीं गए हो ना, तो कई बार जो स्पेलिंग वाली जो चीज़ें हैं वो तो सही हो जाती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन डिस्टेंस है कई बार वो गलत हो जाता है, पंक्चुएशन सही हो जाता है, एक्टिव पैसिव गलत हो जाता है। कई बार पैसेज में जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 1 क्वेश्चन गलत कर देते हो आप। इसी तरीके से हिंदी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने सोचा अरे हिंदी तो हमने आरओ के लिए पढ़ी थी, उसी के भरोसे हम इसमें चले जाएँगे। जो 6 टॉपिक आरओ में आते हैं, बाकी के जो टॉपिक हैं वो आपके गलत हो जाएँगे। जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, ये आरओ में तो आ नहीं रहा है। अब आपने अगर इसको पढ़ा ही नहीं हो, आपने सोचा एग्ज़ाम में वहाँ पर कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। चीज़ें बहुत ही बेसिक आएँगी, चीज़ें वही आएँगी जो रिपीट होके आती हैं, मतलब जो आती चली आ रही हैं। लेकिन अगर आपने उनको पढ़ा ही नहीं है, तो आपके दिमाग में हो गई नहीं ना, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, इनसे तुरंत रिटर्न मिलता है। इनको पहले से कर लो। तो यही गेम है, इतना कर लोगे मतलब 70 नंबर तो एकदम वो बच्चा ले आएगा, वो इंसान ले आएगा जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, जो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहा था। जितना बताया है इतना अगर कर लोगे तो आराम से, मतलब 80 से 90 के बीच में आराम से आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी मैथ-वैथ अच्छी होती है, वो तो 100 के ऊपर आराम से कर लेते हैं, मतलब उनके 110, 115 में कोई उनको हेडेक नहीं होता। क्योंकि देखो इंग्लिश ठीक-ठाक कर लेता है इंसान, हिंदी भी ठीक-ठाक कर लेता है, क्योंकि 5 नंबर तो पैसेज के ही हैं, और बाकी जो आरओ वाले टॉपिक हैं वो तो कर ही लोगे आप। 6 टॉपिक उसमें आते हैं, जो वाक्य, वर्तनी, शुद्धि वगैरह ये सब, ठीक है? और बाकी जो रीज़निंग है, रीज़निंग में क्या होता है? देखो रीज़निंग का क्या है? रीजनिंग में बस ये होता है कि मान लो आप कर रहे हो, तो आपने मान लो 1 मिनट में कर लिया, आपका जो साथी है उसे फॉर्मूला या पैटर्न मालूम था कि इसको इस स्टाइल से करते हैं, उसने मान लो 30 सेकंड में कर लिया। बस इतना डिफरेंस होता है। इतने टफ क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं आते हैं कि अगर आपको 2 मिनट दे दिए जाएँ, 4 मिनट दे दिए जाएँ, तो आप उसका आंसर निकाल ना पाओ। मेजॉरिटी के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से 18 या 20 हर कोई कर लेगा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समझ में नहीं आएगा या गलत हो जाएगा, तो वो इंसान या तो छोड़ देता है या उसके गलत हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको एक मौका देती है कि आप आराम से सीसेट निकाल सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंट जो होता है इंसान, वही सीसेट में कहीं न कहीं डूबता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, आपको इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। यही चीज़ें हैं, ठीक है? लगातार प्रैक्टिस करना सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। पहली बार मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, पढ़ते रहो लगातार।